हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र भूगोल की पेपरों का विश्लेषण। और भूगोल के पेपरों के विश्लेषण में हमने 1 से 4 टेस्टों का विश्लेषण कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दी। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम कर रहे हैं अपने मान्य टेस्ट 5 का एनालिसिस। जहाँ तक लगता है ये सभी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही होंगी यदि आप पेपरों को एनालिसिस देख रहे हो तो, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परिवेश क्वेश्चन है आपके लिए और कभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे। और कलाम की टीम भी इसी काम पर वर्क करती है कि आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चन हल करवाया जाए आपको, और उन्हीं के आधार पर टेस्ट सीरीज पेपर बनाती है। तो चलो इसके आज करते हैं मान्य टेस्ट 5 का एनालिसिस। तो 5 का शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं हम आपके मान्य टेस्ट 5 का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था आपका, देखो, पृथ्वी के ऊंचे व नीचे भागों को मिलाते हुए खींचे गए वक्र को कहते हैं। जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊंचे व नीचे भागों को मिलाते हुए जो वक्र खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके उच्चतामिति वक्र, लॉरेंज वक्र, ओगी वक्र या डाल्टन वक्र। तो उसे क्या कहते हैं? आपके उच्चतामितीय वक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसी श्रृंखला में दूसरा क्वेश्चन क्या आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उच्चाउच्च की श्रेणी में आता है? कौन सी श्रेणी की? द्वितीय श्रेणी की उच्चाउच्च की श्रेणी में आता है, यह हमें बताना था। महाद्वीपीय मगन तट, वितलीय मैदान, महाद्वीपीय उभार या फियोर्ड। तो इनमें कूट पूछा था हमें कौन सा सही है। तो देखो, आपका द्वितीय श्रेणी के उच्चाउच्च में कौन कौन से शामिल होते हैं? वो होते हैं आपके ये तो महाद्वीपीय मगन तट, वितलीय मैदान और आपके महाद्वीपीय उभार। फियोर्ड इसमें शामिल नहीं होता। तो आपके 1, 2, 3 है वो द्वितीय श्रेणी की उच्चाउच्च श्रेणी में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका, महासागरीय अध्यय स्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे डैश के बीच पाया जाता है। जो आपका महासागर है उसका अध्यय स्थल है वो समुद्र भाग समुद्र तल के नीचे कौन से कितने किलोमीटर के बीच पाया जाता है? ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था। 1 से 2 किलोमीटर के बीच, या 3 से 6 किलोमीटर के बीच, या 6 से 9 किलोमीटर के बीच, या 6 से 12 किलोमीटर के बीच। तो ये पाया जाता है आपका 3 से 6 किलोमीटर के बीच। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था महाद्वीपीय शेल्फ से संबंधित। महाद्वीपीय शेल्फ के संबंध में निम्न कथनों पर अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना था। कौन सा कथन सत्य हमें बताना था? तो यहाँ पहला दे रखा था, चिल्ली एवं सुमात्रा के पश्चिमी तट पर संकीर्ण शेल्फ मिलते हैं। कैसे शेल्फ मिलते हैं? आपके संकीर्ण शेल्फ मिलते हैं, सकड़े शेल्फ मिलते हैं। ये आपका सही है कथन। विश्व का सबसे विस्तृत शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। कौन सा शेल्फ आपका? साइबेरियन शेल्फ है। ये भी आपका राइट कथन है। विश्व का सबसे विस्तृत शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका, महाद्वीपीय शेल्फ जीवाश्मी ईंधनों का प्रमुख स्रोत है। कौन सी? आपके जीवाश्मी ईंधनों है, इनका प्रमुख स्रोत कौन सा? आपका महाद्वीपीय शेल्फ। ये भी आपका बिल्कुल राइट कथन है। तो हमने सत्य कथन पूछा था, तीनों सत्य कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है आपका, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना था हमें। पहला दे रखा आपका महाद्वीपीय महासागरीय अध्यय स्थल, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें गहराई या फेदम। तो आपकी फेदम, देखो आपका महाद्वीपीय मगन तट है वो आपकी 100 फेदम तक होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। महाद्वीपीय उभार है वो आपका हो जाएगा 1000 से 1500 फेदम के बीच। महासागरीय मैदान कितना हो जाएगा आपका? महासागरीय मैदान हो जाएगा 1500 से 3000 फेदम। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और महासागरीय मगन डाला वो होता है आपका 1000 फेदम के बीच। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 3, 1। देखो कूट कौन से में ये आपका, वही आपका आंसर होगा 5 होगा। तो देखो 2, 4, 3, 1 ऑप्शन है, 3 से तीसरे कूट के अंदर है। तो ऑप्शन आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है आपका, महासागरीय भाग का सबसे उथला भाग है। जो आपका महासागरीय है उसका सबसे उथला भाग कौन सा है? डेल्टा है, गर्त है, शेल्फ है, ये सागरीय मैदान है। तो वो है आपका शेल्फ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है आपका, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना है। हमें सत्य कथन पूछा कि कौन सा कथन सत्य है। महाद्वीपीय मगन तटों की औसत प्रवणता लगभग 1 डिग्री होती है। कितनी होती है आपकी? जो महाद्वीपीय मगन तट है उनकी औसत प्रवणता है वो कितनी होती है आपकी? 1 डिग्री होती है। राइट कथन है आपका। महाद्वीपीय मगन तटों की चौड़ाई लगभग महासागरों से अलग अलग मिलती है। जो महाद्वीपीय जो मगन तट है इनकी चौड़ाई है वो अलग अलग महासागरों में अलग अलग मिलती है। ये भी आपका प्रशांत महासागर कैसी है, आर्कटिक महासागर कैसी है, हिंद महासागर कैसी है, अंटार्कटिक महासागर में कैसी है, अलग अलग मगन तटों की चौड़ाई अलग अलग महासागरों में अलग अलग मिलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर मगन तटों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। जो आपकी भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर चलते हैं तो मगन तटों की चौड़ाई वो क्या होती है आपकी? बढ़ती जाती है। तो हमें ये भी आपका बिल्कुल सत्य कथन है। तो हमें क्या पूछा था? सत्य कथन पूछा। सत्य कथन आपका पहला भी सत्य कथन होगा, दूसरा भी सत्य कथन होगा और तीसरा भी सत्य कथन होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8 क्या पूछा था आपका, सेल्फ सागर के रूप में किस महासागर को जाना जाता है? कौन से सागर के रूप में? सेल्फ सागर के रूप में कौन से महासागर को जाना जाता है, ये मैं बताना था। अटलांटिक को जाना जाता है, आर्टिक को जाना जाता है, हिंद को जाना जाता है या प्रशांत को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके आर्टिक महासागर को, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आर्टिक महासागर का है आपका ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के ऊपर है ना, ये वाला सागर है वो कौन सा है? आर्टिक सागर है। महाद्वीपीय मगन तट के संबंध निम्न को सम्मिलित कीजिए। जो महाद्वीपीय मगन तट है उससे संबंधित निम्न को सम्मिलित करना है हमें। कौन सा सही सम्मिलित है, कितना प्रतिशत है? महासागर और प्रतिशत दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा आपका प्रशांत महासागर है। तो आपका ए तो किसी में हो जाएगा 9 में तो 5.7%। जो आपका मगन तट है प्रशांत महासागर में कितना पाया जाता है? 5.7% पाया जाता है महाद्वीपीय मगन तट। और हिंद महासागर में कितना पाया जाता है मगन तट? हिंद महासागर में पाया जाता है 4.2%। अटलांटिक महासागर में कितना पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर में पाया जाता है 13.1%। और संपूर्ण महासागरीय तलीय कितनी है आपकी? 8.6%। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक मगन तटीय का प्रतिशत है वो किस महासागर में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका अटलांटिक महासागर में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका, सॉरी 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना मगन तत्वों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करती? इनमें जो आपने संकल्पनाएं दी गई है वो कौन सी संकल्पना जो आपके मगन तत्वों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करती है, ये में पूछा गया था क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दे रखा था आपको तरंग अपर्दन संकल्पना, अवतलन संकल्पना, हिमानी नियंत्रण या घनत्व तरंग सिद्धांत। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका घनत्व तरंग सिद्धांत है वो आपकी मगन तत्वों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 11 था हमें कथन दे रखा है वह कारण आर 2 अभिव्यक्ति दिए गए हैं जिनका अध्ययन कर सही उत्तर का हमें चयन करना है। कथन ए क्या दिया हुआ है? मगन तटों का ढालों पर विकसित खाइयों को अंतर सागरीय कंदराय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंदराय कहा जाता है। तो आपका पहला कथन तो क्या है आपका? एक कथन तो सही है आपका कि मगन तटों व ढालों पर विकसित खाइयों को अंतर सागरीय कंदराय कहा जाता है, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। कारण आर दे रखा है में विश्व में सबसे बड़ी अंतर सागरीय कंदरा अटलांटिक महासागर की कांगो नदी के सम्मुख पर स्थित है। कहाँ स्थित है आपकी? कांगो नदी के सम्मुख पर स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल राइट से कथन है। अटलांटिक महासागर में कांगो नदी के सम्मुख स्थित है, तो ये भी आपका राइट है। तो इसमें देखो कथन ए और आर दोनों सही है और आर एक इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि कांगो नदी पर स्थित है, तो वाक्य सही नहीं कर रहा है। ये तो एक जगह का नाम बता रहा है कि सबसे बड़ी कंदरा कांगो नदी के सम्मुख पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या जगह देखो कथन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, महादेवी मगन डाल के प्रवणता को सही व्यक्त करता है। ये आपको सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मुझे तभी थोड़ी थोड़ी याद है क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड में पढ़ा था इनको। तो महादेवी मगन ढाल के ढाल प्रवणता को सही व्यक्त करता है 0 से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री, 2 डिग्री से 5 डिग्री और 4 डिग्री से 7 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पर 2 डिग्री से 5 डिग्री है। महादेवी मगन डाल के ढाल प्रवणता को व्यक्त करता है। कितना आपका? 2 डिग्री से 5 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमें कंदराओं की उत्पत्ति। तो सबसे बड़ी कंदरा कहाँ पर आपकी? कांगो नदी पर है और कौन से महासागर के में है? अटलांटिक महासागर में है और उसकी कांगो नदी के सम्मुख में स्थित है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था। कंदराओं की उत्पत्ति के संबंध में पंख तरंग सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत? पंख तरंग सिद्धांत किसने दिया था, यह हमें पूछा है। सैलिस ने दिया था, डार्नन दिया था, एंड्राडे ने दिया था या डेविस ने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आपका डेविस ने। तो आपका पंख तरंग सिद्धांत वो किसने दिया था? डेविस ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है नीचे 2 कथन दिए गए, एक को कथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर तो क्या दे रखा है? महासागर कथन ए दे रखा है महासागरीय गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले खड़े बेसिन होते हैं। जो आपके महासागरीय गर्त है वो अपेक्षाकृत जो खड़े किनारे वाले खड़े बेसिन होते हैं, ये तो आपका राइट है। गर्त महासागरों में सबसे उथले भाग होते हैं, गर्त महासागरों में सबसे उथले भाग नहीं होते, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर देखो कथन ए तो सही है लेकिन आर कारण आर गलत है। तो यहाँ पर देखो कथन ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या था आपका, महासागरीय गर्तों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में मिलता है? जो महासागरीय गर्त है उनका सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में मिलता है, ये हमें पूछा है।
प्रशांत महासागर मिलता है, अटलांटिक महासागर मिलता है, या आर्कटिक महासागर मिलता है, या हिंद महासागर मिलता है। तो ये मिलता है आपको प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, मध्य सागरीय कटक का उदाहरण है। मध्य सागरीय जो आपका कटक है उसका उदाहरण कौन सा है आपका, बेफिन, आइसलैंड, पनामा या स्कैंडिनेवियन। तो कौन सा आपका मध्य सागरीय महासागरीय कटक का उदाहरण है, वो है आपका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आइसलैंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाद्वीपीय मगन ढाल के क्षेत्र में ढाल कोण का औसत मान व्यक्त करता है। जो आपके ढाल कोण है उसका औसत मान को व्यक्त करता है वो कौन सा आपका, 3 डिग्री 94 मिनट, या 4 डिग्री 17 मिनट, या 4 डिग्री 53 मिनट, या 5 डिग्री। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 मिनट 17 मिनट, 4 डिग्री 17 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 क्या था आपका, एम्पेरर समुद्री टीला स्थित है। एम्पेरर जो आपका समुद्री टीला है वो स्थित है, ये मैं पूछा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडिया के अंदर, या कैरेबियन द्वीप समूह में, हवाई द्वीप समूह में, और पॉलिनेशिया द्वीपों में। तो आपका एम्पेरर समुद्री टीला है वो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप समूह में। ठीक है, हवाई द्वीपों में हमने पिछले टेस्ट में पढ़ा था, ज्वालामुखी समुद्र की ज्वालामुखी की पहाड़ों पर स्थित है, ऐसा सा क्वेश्चन था आपका। अलास्का में था, अलास्का समुद्र था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, पेपर एनालिसिस का थोड़ा बहुत मुझे भी याद हो जाता है। नुकीले शिखरों वाला एक ज्वालामुखी पर्वत जिनका निर्माण समुद्री तली पर होता है। जो आपके नुकीली सिरों वाला एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका निर्माण समुद्री तली पर होता है वो क्या कहलाता है आपका, जलमग्न कैनियन, ग्योट, या समुद्री टीला, या परवाल द्वीप। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 समुद्री टीला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, परवाल द्वीप मुख्यतः मिलते हैं आपकी, जो परवाल द्वीप है वो मुख्यतः कौन सी महासागर में मिलते हैं आपके, उष्ण कटिबंधीय महासागर में, ध्रुवीय कटिबंधीय महासागर में, शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर में, या शीत कटिबंधीय महासागर में। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, उष्ण कटिबंधीय महासागर में परवाल द्वीप मुख्यतः मिलते हैं। कौन से द्वीप आपके, परवाल द्वीप। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है था आपका, देखो आपका महाद्वीपीय शेल्फ है उसके औसत चौड़ाई कितनी, ये पूछिए। जो आपका महाद्वीपीय शेल्फ है उसकी औसत चौड़ाई कितनी होती है, 10 किलोमीटर होती है, 30 किलोमीटर होती है, 80 किलोमीटर होती है, 200 किलोमीटर होती है। तो आपकी महाद्वीपीय शेल्फ है उसकी औसत चौड़ाई है वो होती है आपकी 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, आर्कटिक महासागर में मगन तट्टों की चौड़ाई। जो आपका आर्कटिक महासागर है उसमें मगन तट्टों की चौड़ाई पूछी थी हमें कितनी है, 700 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, या 500 किलोमीटर। तो 22 में आपका आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर होती है आर्कटिक महासागर में मगन तट्टों की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, महासागरीय कंदराओं के संबंध में सत्य कथन बताना था। फिर से हमारा कंदराओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और सत्य कथन का हमें चयन करना था। मगन तट व मगन ढाल संकरी, गहरी व खड़ी दीवार से युक्त घाटियां हैं, बिल्कुल राइट है ये आपका। अंतर सागरीय कंदरा की अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में अंतर क्या होता है, कम होता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। सभी प्रकार की अंतर सागरीय कंदरा वृक्षाकार आकृति की होती है, सभी नहीं होती आपकी वृक्षाकार आकृति, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा था, तो 1 और 2 सत्य, तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, डैश दे रखा है हमें, लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा का मान कितना है। जो आपकी लवणता है को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा का मान कितना आपका, 18.2%, 24.7%, 29.8% या 35%। तो वो प्रतिशत है आपका 24.7%। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो आपकी महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है, यह हमें बताना था। वाष्पीकरण एवं वर्षण करता है महासागरीय लवणता को प्रभावित, पवन भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करती है, महासागरीय धाराएं भी करती है, तापमान भी करता है और घनत्व भी करता है। यानी जो आपकी सभी कारक दिए हुए ये सभी आपके कारक है वो महासागरीय लवणता को करते प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन देखो 1, 2, 3, 4, 5 किसमें आ रहे सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर हमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन से कथन का, सत्य कथन का हमें चयन करना है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है, बिल्कुल राइट है। जो आपका हिंद महासागर है, अपना हिंद महासागर है, उसकी औसत लवणता कितनी है आपकी 35% है, बिल्कुल राइट है। भूमध्य सागर की उच्च लवणता अधिक वाष्पीकरण के कारण होती है। भूमध्य सागर की जो उच्च लवणता है
वो अधिक वास्तविकरण के कारण होती है, बिल्कुल राइट है। और अपने वो जो पश्चिमी शोभ होती है, माउट होती है, वो किससे होती है, आपकी भूमध्य सागर से तो उठ के आती है वो धाराएं। काला सागर के अधिक लवणता नदी तल की अनुपस्थित कारण होती है, ये आपका गलत है। काला सागर में जो अधिक लवणता है नदी जल की अनुपस्थिति कारण नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचा, सत्य खत्म पूछा, तो आपका 1 और 2 सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 कौन सा था आपका, लाल सागर की लवणता का विस्तार मिलता है। जो आपकी लाल सागर है उसकी लवणता का विस्तार मिलता है, कितना है आपका, 31 से 35%, 36 से 41%, 26 से 31% या 30 से 39%। तो 27 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 36 से 41%। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लवणता को साधारणतः गहराई के साथ तीव्रता में परिवर्तन को दर्शाता है, तीव्रता में परिवर्तन को दर्शाता है, थर्मोक्लाइनिंग, पिनोक्लाइन या हेक्साक्लाइन या वेतुकरणता। तो कौन सा कहलाता है आपका 28 में आपका आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन इन कहलाता है, जो आपका लवणता में साधारणतः गहराई के साथ तीव्रता में परिवर्तन को दर्शाता है। कौन दर्शाता है आपका हेलोक्लाइन, परिवर्तन को तीव्रता से दर्शाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा आपका, महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में किस लवणता की प्रधानता मिलती है। जो आपकी महासागर है उसमें सर्वाधिक मात्रा में किस लवणता की प्रधानता मिलती है, अभी कैल्शियम की मिलती है, क्लोरीन की मिलती है, मैग्नीशियम की मिलती है, सोडियम की मिलती है। तो 29 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन की मिलती है, Cl2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा था आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्चतम लवणता का क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जो आपकी उच्चतम लवणता के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है वो कौन सा सागर है आपका, मर्त सागर है, वोन झील है, ग्रेट साल्ट झील है या अरल सागर है। 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वोन झील। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। जो आपका कौन सा भाग है जो महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है, महासागर महाद्वीपीय शेल्फ किनारा या महाद्वीपीय मगन ढाल किनारा या महासागरीय गर्त या सागरीय कटक। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 महाद्वीपीय मगन ढाल या किनारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या था आपका, महासागरीय तली पर स्थित सबसे गहरी मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है। जो आपका मेरियाना खाई है वो किस महासागर में स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, पूर्वी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो ये आपकी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और आपके सेकंड ग्रेड में पूछा क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का तो मुझे पता है। 32 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा आपका, 90 डिग्री पूर्वी कटक की अवस्थिति किस महासागर में। ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रशांत, अंटार्कटिक, हिंद या अटलांटिक। 33 में आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में आपका 90 डिग्री पूर्वी कटक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 देखो आपका, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई के बीच होती है। जो आपकी महाद्वीपीय ढाल है उसकी औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है, 2 से 20 मीटर के बीच या 20 से 200 मीटर के बीच या 200 से 2000 मीटर के बीच या 2000 से 20,000 मीटर के बीच। तो आपकी महाद्वीपीय मगन ढाल है इसकी औसत गहराई होती है आपकी 34 में ऑप्शन नंबर 3 200 से 2000 मीटर के बीच। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरों में पाए जाने वाले लघु उच्चावच आकृति नहीं है। आपकी लघु उच्चावच आकृति नहीं है, ये मैं पूछा था। समुद्री टीला है आपका, महासागरीय कैनियन भी है, लेकिन महासागरीय मगन तट है वो लघु उच्चावची आकृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो डैश कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बाढ़ या भाव, भाठा या बहरमी या तरंग। तो उसको क्या कहा जाता है, 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाढ़ या भाव कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या था आपका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर के पश्चिमी भाग पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें महासागर के पश्चिमी भाग में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, ये मैं बताना था। तो इसमें देखो आपको गर्म जल का संचयन होता है, ठंडे जल का उद्वेलन नहीं होता है, ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति नहीं होती है। यहाँ पर पूर्वी भाग में सापेक्षिक लवणता क्या होती है, अधिक होती है। यह भी होता है आपका पश्चिमी भाग पर यह घटनाएं घटित होती है, गर्म जल का संचय होता है, पूर्वी भाग में सापेक्षिक लवणता अधिक होती है। तो 1 और 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका, देखो लवणता सम्मिलित करना में परत और विशेषता दी हुई है, ठीक है। लवणता परवणता परत है, लवणता परवणता परत किस में आती है, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगी। आइसो हेलाइन है, आइसो हेलाइन क्या हो जाएगा आपका, समान लवणता वाले स्थान होते हैं। आइसो हेल क्या होता है आपका, आइसो हेल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1
समान सूर्य तप वाले स्थान, और पेक्नोक्लाइन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गहराई के साथ घनत्व में परिवर्तन। तो इसका आंसर देखो आपका 2 और 4 दोनों हो जाएंगे क्योंकि सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किस गहराई की लवणता प्रवणता पर्वत की उपस्थिति में मिलती है? समुद्र तल से 300 मीटर, 300 मीटर से 1000 मीटर, 1000 मीटर से गहराई में, या 100 मीटर से 200 मीटर की गहराई में। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 300 मीटर से 1000 मीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक है। जो आपकी महासागरीय धारा है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? सौर ऊर्जा, प्रचलित पवन, गुरुत्वाकर्षण या कोरियोलिस बल। तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी है जो सागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। सौर ऊर्जा प्रभावित करती है, प्रचलित पवन भी प्रभावित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रभावित करता है, कोरियोलिस बल भी प्रभावित करता है। तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 गिरेस क्या है? जो आपका गिरेस है वो क्या है आपका? पवनों पर लगने वाला विक्षेपण बल या समुद्री धाराओं का वलयाकार गति। तो गिरेस क्या है आपका? समुद्री धाराओं पर वलयाकार गति। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धाराओं की सतह पर निकट गति होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, धाराओं की सतह के निकट गति होती है 5 नोट, 10 नोट, 14 नोट या 18 नोट। तो 42 में क्या होती है आपकी? 5 नोट। धाराओं की सतह की निकट गति कितनी होती है आपकी? 5 नोट होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43 महासागरीय जल कितने प्रतिशत भाग सतही जलधारा के रूप में वर्गीकृत है? सतही जलधारा के रूप में वर्गीकृत है 10%, 15%, 17.5% या 22%। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का हमें चयन करना है। सत्य कथन का चयन कीजिए, ये हमें पूछा था। तो ठंडी जलधाराएं निम्न व मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों तथा उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। बिल्कुल राइट है। जलधाराएं निम्न व मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों तथा उत्तरी गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों में बहती है। ये भी आपका राइट है। तो आपका दोनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या आपका निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। फिर से हमें सत्य कथन पूछा है 45 में। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है। तो बिल्कुल राइट है, पहला कथन आपका। दूसरा दे रखा है डागर एवं न्यू फाउंडलैंड प्रमुख मत्स्य क्षेत्र गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल पर विकसित होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। डांगर और न्यू फाउंडलैंड है, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? देखो मैंने पढ़ा था अटलांटिक महासागर में, यहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। जब यहाँ से ये तो ठंडी हवा चलती, गर्म हवा चलती है, कौन सी याद ही नहीं रही अब तो। ये वाली ये मिलती है तो यहाँ पर ये मत्स्य चलन क्षेत्र उत्पन्न होते हैं आपके डांगर और न्यू फाउंडलैंड। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, 3 आपका दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 चपटे शिखर वाले जलमग्न समुद्री टिल्लों की को कहा जाता है। तो चपटे शिखर वाले जलमग्न समुद्री टिल्लों को है उसको क्या कहा जाता है? कंदरा कहा जाता है, निम्न मग्न द्वीप कहा जाता है, सागरी कट्टा कहा जाता है या परवाल द्वीप कहा जाता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 न्यू मगन द्वीप कहा जाता है आपका गाययोट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 गल्फ स्ट्रीम तंत्र में शामिल है आपका, जो गल्फ स्ट्रीम तंत्र है इसमें शामिल है आपका फ्लोरिडा की धारा शामिल है इसमें, राइट। गल्फ स्ट्रीम धारा भी आप गल्फ स्ट्रीम धारा थी वो ना, मैंने बार जो मैं बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका शामिल है। और एंटीलीज की धारा आपकी शामिल नहीं है, उत्तरी अटलांटिक प्रभाव भी आपका सम्मिलित है आपके गल्फ स्ट्रीम तंत्र में। तो देखो 1 2 और 4 है आपका, तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 हमें बगड़िया जी ने बहुत अच्छे से मैप बना के ऐसे याद करवाया था पूरी चीज़ें लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में। वार्म कोर रिंग तथा कोल्ड कोर रिंग का संबंध किस धारा से है? वार्म कोर रिंग तथा कोल्ड कोर रिंग का संबंध किस धारा से? गल्फ स्ट्रीम की धारा से, कनारा की धारा से, लेब्राडोर की धारा से, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 गल्फ स्ट्रीम धारा के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 किस धारा के प्रभाव के कारण पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की उत्पत्ति होती है? किस धारा के प्रभाव के कारण पश्चिमी यूरोप की तुल्य जलवायु की उत्पत्ति होती है? गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा। तो 49 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो 49 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50
निम्नलिखित धाराओं का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना हमें। उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो देखो ग्रीनलैंड धारा, कनारी धारा, रेनेल की धारा या इरमिंगर की धारा नहीं होगा। ग्रीनलैंड की धारा और उसके बाद रेनेल की धारा, कनारी धारा और इंगमेरी धारा भी नहीं होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका 50 में? देखो फिर ग्रीनलैंड की धारा आएगी, फिर आपका इरमिंगर की धारा आएगी, फिर रेनेल की धारा आएगी और कनारी की धारा आएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। अटलांटिक महासागर की प्रति विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति का कारण है। जो आपका अटलांटिक महासागर की प्रति विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति का कारण पूछा है वो क्या है आपका? वो है आपका उत्तरी व दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की शक्ति पूर्ति हेतु उत्पन्न धारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। किस धारा का विस्तार ताइवान से रिक्यू द्वीप यानी जापान तक, ताइवान से जापान के मध्य मिलती है? क्यूराइल तक की धारा, क्यूरोशियो की धारा, डेविडेसन की धारा या ओयासियो की धारा? तो 52 में आपका आंसर हो जाएगा क्यूरोशियो की धारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। मेक्सिको के तट पर, जो आपका मेक्सिको तट है अमेरिका के नीचे, मेक्सिको तट पर 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस धारा का प्रभाव रहता है? जो 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तक किस धारा का प्रभाव रहता है? कैलिफोर्निया की धारा, प्रति क्यूरोशियो की धारा या डेविडेसन की धारा या ओयासियो की धारा? तो देखो 53 में कौन सा हो जाएगा? ये क्यूरोशियो तो जापान की तरफ है, ये तो नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डेविडसन की धारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या था आपका? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में धाराएं दे रखी है, सूची सेकंड में अवस्थिति दे रखी है। जो मोजाम्बिक की धारा है वो आपकी हिंद महासागर में चलती है अवस्थिति, और ओकोटक्स है वो उत्तरी प्रशांत में आती है। लेविन आपके दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होती है, और अंगुलोहास है वो दक्षिणी हिंद महासागर में होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन में देखो कौन सा में आपका 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। ब्लैंक करंट, तो आपका ब्लैक करंट है के रूप में किस धारा को जाना जाता है? सुषमा की धारा, ये स्थानीय धारा का नाम है शायद, है ना? स्थानीय धारा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। सुषमा की धारा, अलास्का की धारा, ओयासियो की धारा या क्यूरोशियो की धारा? तो 55 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्यूरोशियो की धारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या होगा? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में धारा और सूची सेकंड में फिर से अवस्थिति दी हुई है। पेरू की धारा है, पेरू की धारा कहाँ पाई जाती है? आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 4 में जाएगा। बेंगुला है, बेंगुला किस में हो जाएगा आपका? दक्षिण अटलांटिक में। ओयासियो किस में हो जाएगा आपका? उत्तरी प्रशांत में। और बेपिन उत्तरी अटलांटिक में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या आता है आपका? ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित अप्रगामी तरंग सिद्धांत की संध्याता। कौन सा आपका अप्रगामी तरंग सिद्धांत की संध्याता? विलियम ब्रेवेल ने, हैरिस ने, लाप्लांस ने, एरी ने? तो 57 ने आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैरिस ने दिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख कारण नहीं है? चंद्रमा का गुरुत्वीय बल या ज्वारीय बल? 58 में 1 है, नहीं। सूर्य का ज्वारीय बल नहीं। पृथ्वी के अंदर अपसारी बल नहीं। कौन सा आपका? पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका कारण नहीं है, प्रमुख कारण नहीं है ज्वारीय उत्पत्ति का पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है आपका? विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय प्रवास लगभग 16 मीटर तक पाया जाता है। जो आपका विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय प्रवास है वो लगभग 16 मीटर तक पाया जाता है। कैलिफोर्निया की खाड़ी यूएसए में, फेंटी की खाड़ी कनाडा, अर्सन की खाड़ी कनाडा या बिस्के की खाड़ी फ्रांस? तो 59 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? फेंटी की खाड़ी कनाडा के अंदर लगभग ज्वारीय प्रवास 16 मीटर तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। मगन तट्टों का निर्माण मन डालो वाले महाद्वीपीय किनारों के अवतलन होने पर एवं समुद्री जल में डूबने से हुआ है। इस किस विद्वान ने लिखा है आपका? किस विद्वान ने यह बताया कि मगन तट्टों का निर्माण मगन डाल वाले महाद्वीपीय किनारों के अवतलन होने एवं समुद्री जल के डूबने से हुआ है? जॉनसन था, डेली था या बायोलाइट था या डेविस था? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बायोलाइट था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 क्या था आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा एवं कोड का द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड द्वारा हमें सही उत्तर का चयन बताना था। पहला दे रखा है आपका, पहला क्या दे रखा है हमें, देखो महाद्वीपीय उभार, जो आपका महाद्वीपीय उभार है एवं महाद्वीपीय क्रस्ट है का मिलन है स्थल है। जो आपका महाद्वीपीय उभार है वो महाद्वीप एवं महासागरीय क्रस्ट का क्या मिलन है स्थल है महाद्वीपीय उभार। तो ये तो आपका राइट है। महाद्वीपीय उभार का अग्रभाग 1:150 के क्रम डाल बनाते हुए गहन सागरीय मैदानों में मिल जाते हैं। ये भी आपका राइट कथन है। जो आपके महाद्वीपीय उभार का अग्रभाग है वो 1:150 के क्रम का डाल बनाते हुए गहन महासागरीय मैदानों में मिल जाते हैं। तो दोनों कथन में सत्य है। तो सत्य कथन का हमें चयन करना था सही उत्तर का। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करिए। कौन सा कोड सही है ये मैं बताना था 62 में भी। महासागरीय तली, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण और महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है, बिल्कुल राइट है। महासागरीय क्रस्ट के टूटकर अलग अलग दिशाओं में विस्थापन के द्वारा महासागरीय कटक का निर्माण होता है। जो आपका महासागरीय क्रस्ट है इसके टूटकर अलग अलग दिशाओं में विस्थापन के द्वारा आपकी महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ये भी आपका राइट है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका, निम्न महासागरीय गर्तों का कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण क्रम में सही है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम बताना था हमें। 63 का हो जाएगा, देखो उत्तरी उत्तर में कौन सा आपका होगा, बोगनविले ट्रेंच, फिर आपका न्यू हर्बाइडस ट्रेंच, फिर आपका एल्ड्री ट्रेंच और फिर आपका कर्माडेक ट्रेंच। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, कोरल ब्लीचिंग के कारण कोड द्वारा से उत्तर का चयन करना हमें कोरल ब्लीचिंग के कारण है। जो आप ये कोरल ब्लीचिंग है इसका कारण बताना है कौन सा कोड सही है। तो यहाँ पर देखो 64 में आपका महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल राइट है। महासागरीय जल की अम्लीयता में वृद्धि होती है, राइट है। ये भी आपका कोरल ब्लीचिंग का कारण है। और महासागरीय जल में रासायनिक प्रदूषकों की वृद्धि भी आपकी कोरल ब्लीचिंग का कारण है। महासागरीय जल में अवसाद की वृद्धि भी आपकी कोरल ब्लीचिंग का कारण है। तो आपके चारों कारण है वो आपकी कोरल ब्लीचिंग कारण है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। देखो अत्यधिक विविधताओं के कारण परवाल को महासागरीय वर्षा वन भी कहते हैं। जो आपकी अत्यधिक विविधता है इसके कारण परवाल है, परवाल को क्या कहते हैं, महासागरीय वर्षा वन भी कहते हैं। तो बिल्कुल राइट है। परवाल शैवालों के साथ साहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो आपका परवाल है वो शैवालों के साथ, परवाल है वो शैवालों के साथ कैसा करता है, जीवन जीते आपके साहचर्य जीवन की व्यतीत करते हैं। ये भी आपका राइट है। परवाल भित्तियों का निर्माण करने वाला परवाल हर्माटाइप होते हैं। जो आपका परवाल भित्ति है इसका निर्माण करने वाला परवाल कौन सा होता है, हर्माटाइप होता है। ये भी आपका राइट है। हमें क्या पूछा था, सत्य कथन पूछा था। तो 1, 2, 3 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, डेविस परवाल भित्तियों के निर्माण के संबंध में कौन सा, डेविस परवाल भित्तियों के निर्माण के संबंध में किस सिद्धांत को पुनर्जीवित करके अपने भौतिक प्रमाण को प्रस्तुत किए, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत या स्थिर स्थल सिद्धांत, अवतलन सिद्धांत या अपरदन सिद्धांत। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका अवतलन सिद्धांत। वो किसने दिया था, आपके डेविस ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस परवाल विरंजन में 70% से अधिक परवाल दुष्प्रभावित हो जाते हैं। कौन सा परवाल विरंजन है में 70% से अधिक परवाल दुष्प्रभावित हो जाते हैं, नगण्य विरंजन या प्रचंड विरंजन या कैटास्ट्रॉफिक विरंजन या सामान्य विरंजन। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कैटास्ट्रॉफिक विरंजन, जिसके कारण 70% से अधिक परवाल क्या होते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, छिछली लेगुनों वाली लघु एटोल की श्रृंखला डैश कहलाती, फ्रिंजिंग, फेरोस या ब्लिंचिंग या पेटरनास्टर। तो ये कहलाती है आपकी 68 में ऑप्शन नंबर 2 फ्रोस कहलाती है। जो छिछली लेगुनों वाले लघु एटोल है की श्रृंखला है वो क्या कहलाती है, फेरोस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, लेगुन एवं खुले समुद्रों के मध्य परवाल भित्ति में पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहते हैं, आपके प्लाय कहते हैं या बोट चैनल कहते हैं, केटर कहते हैं या विवर्तनिक झील कहते हैं। तो 69 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बोट चैनल कहते हैं। जो आपके लेगुन व खुले समुद्रों के मध्य परवाल भित्ति में पाए जाने वाले अंतराल को कहते हैं, आपके बोट चैनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, फुनाफुटी एटोल स्थित है। जो आपका फुनाफुटी एटोल है वो स्थित है आपकी फिजी द्वीप पर या मालदीव की पर या तुवालू द्वीप पर या मार्शल द्वीप पर। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपकी तुवालू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्न से कौन सा एटोल भूमध्य सागर नहीं है। तो ये आपका आरपीसी ने क्या कलाम क्या कर दिया, डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को।
शायद ये सभी है। एटोल भूमध्य सागर स्थित है इन सभी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा मत डार्विन के सिद्धांत का सही प्रमाण है? जो आपके डार्विन का सिद्धांत है उसमें कौन सा मत है वो सही है आपका, ये बताना था हमने 72 में। तो देखो, कुछ प्रवाल भित्तियाँ अत्यधिक गहराई में मिलती, ये बिल्कुल राइट बात है। जहाँ तक प्रवालों का विकास संभव नहीं है, अतः वे अवतलन के कारण गहरी हुई है, ये आपका राइट है। लेगुनों के नियंत्रण अवसाद बढ़ने के बाद भी वह बढ़ने की बजाय छिछली बनी रहती है, क्योंकि जितना अवसादों का जमाव होगा उतना ही मगन तटों का उत्तोलन होगा, ये भी आपका राइट है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। दिल्ली ने परवाल भित्तियों की उत्पत्ति किस युग में बताई? जो आपका दिल्ली में होते हैं, इसमें जो आपकी परवाल भित्ति है और परवाल भित्ति की उत्पत्ति किस युग से बताइए? आपकी कार्बोनिफेरस से बताइए, प्लायोसीन से बताइए, प्लेटोस्टोन से बताइए, क्रिटेशियस से बताइए। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेटोस्टोन के काल की बताइए परवाल भित्तियों की उत्पत्ति। कौन? दिल्ली ने। नेक्स्ट देखिए, डियाको ग्रासिया कटक है। जो आपके डियाको ग्रासिया कटक है वो स्थित है आपके हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो 74 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंद महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में तो पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दी गई कोट को उपयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है हमें। जो आपकी गुट्टिका है, गुट्टिया अब कहाँ पाई जाती है? अभी 4 से 64 नैनोमीटर के बीच। रेत है 1 से 1/16 नैनोमीटर के बीच। और उसी में का है वो 64 से 256 मिलीमीटर के बीच। और मृतिका आपका 1/257 से 1/8192 मिलीमीटर के बीच पाई जाती है आपकी। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो गया? 2 3 4 1। तो ऑप्शन नंबर देखो किसमें 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये मैं बताना था। लाल पंख में चूने की मात्रा 32% पाई जाती है। जो आपका लाल पंख है उसमें चूने की मात्रा कितनी पाई जाती है? आपकी 32% पाई जाती है, बिल्कुल राइट है। नीले पंख में चूने की मात्रा 35% पाई जाती है, ये भी आपका राइट है। हरे पंख में मात्रा 50% पाई जाती है चूने की, ये भी राइट है। सभी प्रकार के पंख में नीले पंख की मात्रा कम पाई जाती है, नहीं, ये आपका सभी प्रकार के पंख में नीले पंख की मात्रा कम नहीं पाई जाती, ये आपका गलत है। तो अभी क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोड द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना है। लाल पंख का जमाव प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटों पर सर्वाधिक मिलता है, ये बिल्कुल राइट बात है। जो आपके लाल पंख है इसका जमाव प्रशांत महासागर है अपना, उसका पश्चिमी तट, कौन सा तट? पश्चिमी तट पर सर्वाधिक मिलता है, बिल्कुल राइट है। नीली पंख में लोहे की सल्फाइड पाई जाती है। जो आपकी नीली पंख है उसमें क्या पाई जाती है? लोहे की सल्फाइड पाई जाती है, बिल्कुल राइट है। हरी पंख नदियों के मुहानों पर नहीं पाई जाती। जो आपकी हरी पंख है वो नदियों के मुहानों पर क्या नहीं पाई जाती, बिल्कुल राइट है। हरा पंख केवल स्थिर जल एवं बंद सागरों में मिलता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका जो हरा पंख है केवल स्थिर जल व बंद सागरों में नहीं मिलता, अलग जगहों पर मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सही कुट पूछा था 1 2 3 1 2 3, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका? चूना प्रधान ऊर्जा, कौन सा? चूना प्रधान ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही? कोड द्वारा में सही उत्तर का चयन करना है। तो चूना प्रधान ऊर्जा सागरीय मोल्स्क जीव टोरोफाइट के अवशेष एकत्रित होने से बनते हैं, बिल्कुल राइट है। यह सागरीय जीव ग्लोबिजेरिया के अवशेषों द्वारा बनते हैं, बिल्कुल राइट है। ग्लोबिजेरिया के अवशेषों से मिलते हैं कौन? चूना प्रधान ऊर्जा। यह सागरीय जीव रेडियोलेरियन के अवशेष द्वारा नहीं बनते, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 सही है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या आपका? ग्लोबिजेरिया है आपका। ग्लोबिजेरिया ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोड द्वारा में सही उत्तर का चयन करना है फिर से हमें। तो यहाँ तक इनमें चूने की मात्रा 50% पाई जाती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये सभी जैविक निक्षेपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थित है। जो आपका ग्लोबिजेरिया ऊर्जा है वो आपके सभी जैविक निक्षेपों में सर्वाधिक क्षेत्र पर स्थित है, बिल्कुल राइट है। अटलांटिक महासागर में मुख्यतः कौन सा? ग्लोबिजेरिया ऊर्जा की ही पाया जाता है। कौन सा? अटलांटिक महासागर में मुख्यतः ग्लोबिजेरिया ऊर्जा ही पाया जाता है, ये भी आपका राइट है। यह लगभग 1000 फीट की गहराई तक स्थित होती है, नहीं, ये आपका गलत है। 1000 फीट की गहराई तक स्थित नहीं होती। तो आपका 2 और 3 चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। लाल मृत्तिका महासागरों की गहराई में मिलती है। जो आपका लाल मृत्तिका है वो महासागरों की किस गहराई में मिलती है, ये मैं बताना था। 500 फीदम, 1000 फीदम, 2700 फीदम या 2000 फीदम। तो 80 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2700 फीदम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81।
सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग का चयन कीजिए। सूची पृष्ठ में निक्षेप दे रखी है, सूची सेकंड में हमें क्या दे रखी है, गहराई दे रखी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डायटम है, डायटम क्या होता है आपका 4000 फेदम, डायटम क्या होता है आपका 4000 फेदम। ठीक है, ग्लोबिज रेना क्या किस गहराई पर पाया जाता है आपका, अभी हमारा क्वेश्चन गलत बताया था हमने, ग्लोबिज रेना पाया जाता है आपका 2000 फेदम पर, कितने पर पाया जाता है 2000 फेदम पर, और दिया हुआ कितना था वहाँ ऊपर 1000 फेदम। रेडियो लेरिन है, ये किस गहराई पर पाया जाता है आपका, निक्षेप 5000 फेदम पर, और टोराफोल पोड है वो किस पे पाया जाता है आपका 1000 फेदम पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा उज पूर्णतः अटलांटिक महासागर में अनुपस्थित रहता है आपका, रेडियो लेरियन उज या ग्लोबेजरिया उज, डायटम उज या टोरोपाड उज। तो 82 में क्या हो जाएगा आपका, जो आपका रेडियो लेरियन उज है वो आपके पूर्णतः अटलांटिक महासागर में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा सत्य एक और द्वार से उत्तर का चयन बताना है हमें। डायटम उज सभी महासागरों के शीतोष्ण कटिबंधीय भागों एवं अंटार्कटिका के चारों ओर पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। सभी प्रकार के महासागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लाल मृत्तिका का विस्तार मिलता है, किसका मिलता है आपका, लाल मृत्तिका का विस्तार मिलता है, बिल्कुल राइट है। स्थल भाग निक्षेप सामान्यतः अधिक गहराई वाले भागों में पाई जाती है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को, निम्न से चुनने की प्रधानता का, निम्न में से चुनने की प्रधानता के आधार पर आरोही क्रम बताना था, और कलाम ने इस क्वेश्चन को भी कर दिया, डिलीट कर दिया है। बाकी आप देख लेना कौन सा क्रम सही है, कॉमेंट में बता देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या आपका, निम्न में से कौन सा छिछला जल निक्षेप नहीं है, जो आपका छिछला जल है वो निक्षेप नहीं है, मृत्तिका, बालू, रेड मृत्तिका या परवाल। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो रेड मृत्तिका है और छिछला जल निक्षेप नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख कारक है, जो आपका ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उससे उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख कारक कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल एवं कोरियोलिस बल या गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपकेंद्रीय बल। जो आपका ज्वारीय भाटाओं की उत्पत्ति से प्रमुख कारक है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है हमें। तो पहला कथन क्या दे रखा है हमें, विस्तृत महाद्वीपीय मगन तट पर ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, बिल्कुल राइट है। जो आपका विस्तृत महाद्वीपीय मगन तट पर ज्वारीय उभार है वो अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, बिल्कुल राइट है। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है, बिल्कुल राइट है। आश्चर्यजनक तरीके से क्या कर देता है, इसको ज्वार के परिणाम को बदल देता है। तीसरा कथन दे रखा है हमने, जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नदी मुकुम से गुजरता है तो उन्हें महाद्वीपीय ज्वारी धारा कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आपकी, ज्वारी धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पे आपका राइट है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुख से गुजरता है तो उन्हें ज्वारी धारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पे आपका राइट कथन है। तो आपको कथन सही कथन पूछे थे कौन कौन से सही कथन है, तो आपके 1 2 3 तीनों सही है। तो आपका आंसर देखो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या आपका, ज्वारीय क्रम का सामान्य से अधिक ऊंचाई में संपन्न होना किस स्थिति को व्यक्त करता है, भूमि उच्च को, भू को, अपसौर को या एप भू को। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उपभू को प्रदर्शित करता है, नेक्स्ट देखिए व्यक्त करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ज्वार भाटा के महत्व को व्यक्त करती है, कौन कौन सी प्रक्रिया है जो आपकी ज्वार भाटा के महत्व को व्यक्त करती है, कौन कौन सी प्रक्रिया में बताना है। तो देखो आप कथन दे रखा है, पहला ज्वार भाटा नौ संचालकों व मछुआरों को उनकी कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है, बिल्कुल राइट है। जो आपके नौ संचालक और मछुआरा है उनकी कार्य संबंधी योजना में मदद करता है, कौन करता है आपका, ज्वार भाटा, बिल्कुल राइट है। ज्वार भाटा तल छटों के डेसिलेशन में मदद करता है, बिल्कुल राइट है। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन के दुआनी में ज्वार भाटा से विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया है, बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा वोतासरी व ज्वार दमुख के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल राइट है। किसके प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, ज्वार दमुख के रूप में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, ये भी आपका राइट कथन है। तो हमें क्या पूछा था, सही कथन पूछा था कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपकी सभी प्रक्रिया होती है, चारों होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या आपका,
चंद्रमा का ज्वारीय बल सूर्य के ज्वारीय बल की तुलना में होता है। जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा का ज्वारीय बल सूर्य के ज्वारीय बल की तुलना में होता है 1.17 गुना, 1.77 गुना या 2.17 गुना या 2.97 गुना। तो 90 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2.17 गुना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार का संबंध है। जो आपका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ज्वार है इसका संबंध है, ये मैं बताना था। सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल नहीं, चंद्रमा का आकर्षण बल नहीं, चंद्रमा का ज्वारीय बल या पृथ्वी का गुरुत्व बल नहीं, चंद्रमा का ज्वारीय बल व पृथ्वी का केंद्रीय बल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ज्वार का संबंध है, चंद्रमा का ज्वारीय बल व पृथ्वी का केंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 किसी स्थान पर एक दिन में दो अलग अलग कारणों से उत्पन्न उच्च ज्वार को जाना जाता है दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, उच्च ज्वार या निम्न ज्वार। तो 92 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्धदैनिक ज्वार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 किसी स्थान पर दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति होती है। किसी स्थान पर दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति थी 52 मिनट बाद, 12 घंटे 24 मिनट बाद, 24 घंटे 52 मिनट बाद, 24 घंटे बाद। 93 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24 घंटे 52 मिनट बाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित सत्य कथन का चयन करना था। सत्य कथन कौन सा है आपका चंद्रमा की घूर्णन गति और परिभ्रमण गति परिवर्तन की ज्वार का किस समय में परिवर्तन होता है, नहीं होता है। 94 में पहला तो गलत है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति ज्वार के समय परिवर्तन के विपरीत संबंध होता है, बिल्कुल राइट। चंद्रमा की गति का ज्वार विलंब की स्थिति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, बिल्कुल राइट। तो 2 और 3 सही है आपका सत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 94। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 95 क्या आता है आपका यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति बंद हो जाए तो किसी स्थान पर अलग ज्वार आएगा, कितने घंटे बाद आएगा, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या 48 घंटे बाद। तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12 घंटे बाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 सूर्य की स्थिति का संबंध चंद्रमा के परिक्रमण की किस स्थिति से है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश से नहीं, द्वितीय चतुर्थांश से नहीं, प्रथम चतुर्थांश या पूर्ण चंद्र से नहीं, पूर्ण चंद्र और नव चंद्र से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97 दीर्घ ज्वार के स्थान पर लघु ज्वार की स्थिति होती है। आपका दीर्घ ज्वार के स्थान पर लघु ज्वार की स्थिति होती है 24 घंटे बाद, 24 घंटे 52 मिनट बाद, 1 सप्ताह बाद या 1 पखवाड़े बाद। तो 97 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 सप्ताह बाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या आपका किसी स्थान पर दीर्घ ज्वार के बाद अगला दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है, यानी कोई स्थान है उस स्थान पर दीर्घ ज्वार के बाद अगला दीर्घ ज्वार की स्थिति है वो कितने घंटे बाद बनती है 12 घंटे या 26 मिनट बाद, 24 घंटे 52 मिनट बाद, 1 सप्ताह बाद या पखवाड़े बाद। तो 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पखवाड़े बाद बनती है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होने की दशा किस प्रकार के ज्वार का अभिव्यक्त करती है। तो इसको कलाम ने क्या कर दिया डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन नंबर 100 क्या आपका विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय प्रवास के ज्वार का संबंध किस महासागर से है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर। तो 100 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 क्या आपका निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित है उसको सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची सेकंड में वैज्ञानिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो गतिक तरंग सिद्धांत ये किसने दिया था आपको गतिक तरंग सिद्धांत दिया था आपका विलियम वेवेल ने। और संतुलन सिद्धांत है ये दिया था आपका न्यूटन ने। और गति सिद्धांत है ये किसने दिया था आपका लाप्लास ने। और नहर सिद्धांत है वो एयरी ने दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102 पृथ्वी की घूर्णन गति एवं चंद्रमा की परिक्रमण गति की 2 गुना करने पर दैनिक ज्वार का समय हो जाएगा आपका ये दैनिक ज्वार का समय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर हो जाएगा 12 घंटे 52 मिनट। 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 पृथ्वी की गति व चंद्रमा की परिक्रमण गति है उसको आधा करने पर ज्वार का समय कितना हो जाएगा। देखो दुगुना करने पर तो कितना है अभी हमने देखा आपका 2 गुना करने पर तो 12 घंटे 52 मिनट हुआ। अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि आधा करने पर कितना हो जाएगा। तो आधा करने पर हो जाएगा आपका 24 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को दुगुना व चंद्रमा की परिक्रमण गति को आधा कर दे तो दैनिक ज्वार का समय कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 घंटे 13 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 नीचे देव कथन दिए हुए हैं। एक को कथन ए दूसरा कारण आर है। नीचे देव कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें सही उत्तर कौन सा है आपका कथन ए दिया हुआ में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर महासागरीय मगन तट एंडीज पर्वत श्रृंखला के कारण संकरा यह आपका गलत है। मगन तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर देखो एक गलत है आर सही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 निम्न में से दक्षिण से उत्तर की ओर
व्यवस्थित कीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर हमें व्यवस्थित करना है। कौन सा पहले आएगा 106 में, तो पहले आएगा आपका ईस्टर्न आइलैंड कटक, ऑप्शन नंबर डी आपका पहले आएगा। फिर आपका आएगा न्यू कैलिडोनियन कटक 2 पर नंबर पर आएगा। मार्कस मेकर कटक है वो 3 पर आएगा। ऊपर एम्परर से माउंट कटक है वो किस पर आएगा आपका 4 नंबर पर। तो आपका आ जाएगा DABC ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करना था हमें, कौन सा सही है। मध्य अटलांटिक कटक भूमध्य रेखा के उत्तरी व दक्षिणी विस्तार में क्रमशः चैलेंजर और डॉल्फिन उभार कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, असत्य कथन है आपका। वोल्विस व विविल थॉमसन कटक भूमध्य सागर क्रमशः उत्तर और दक्षिण में स्थित है, नहीं, ये भी आपका गलत कथन है, दोनों असत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करना है। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में पूरी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ी मगरन तट पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। हिंद महासागर का मध्यवर्ती भाग उथित कटक के रूप में है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, दोनों से कथन सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, फ्रॉम बेसिन अवस्थित है, जो आपका फ्रॉम बेसिन है वो अवस्थित है भूमध्य सागर में है, नहीं, अंटार्कटिक सागर में नहीं, आर्कटिक सागर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, बाटा कहलाता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, माउंट एरी अंतर समुद्री खंड कहा जाता है आपका एलुसिन द्वीप के किनारे, कैलिफोर्निया तट पर, स्पेनिश तट पर या अफ्रीकी तट पर। तो आपका माउंट एरी अंतर समुद्री खंड है वो कहाँ स्थित है, 111 का आंसर हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया के तट पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सी स्थिति लवणता को अधिक होती है, निम्न में से कौन सी स्थिति में आपकी लवणता अधिक होती है, वाष्पीकरण और वर्षा दोनों में कम, नहीं, वाष्पीकरण और वर्षा दोनों अधिक, नहीं, वाष्पीकरण अधिक हो वर्षा कम होती है, तो लवणता की स्थिति क्या होती है, अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक लवणता किस कारण है। तो यहाँ पर देखो सदा नीरा नदियों के स्वच्छ जल का कम प्रवाह, बिल्कुल राइट है, ये भी आपका कारण है। मानसूनी वर्षा के सापेक्षिक कम होना, ये भी राइट है। उच्च तापमान एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों में स्थलूत होना, ये भी आपका अधिक लवणता का कारण है। बंद सागर होना, ये आपका नहीं है कारण। तो आपका 1 2 3 कारण, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर की अवस्थिति एक ही अक्षांश पर होने पर उनकी लवणता में बढ़त अंतर का प्रमुख कारण है, समीप स्थित जल की स्थल की प्रकृति, नहीं, वर्षा में भिन्नता, नहीं, स्थानीय पवनी, नहीं, समुद्री धारा का जमाव प्रभाव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समुद्री धारा का प्रभाव प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से किस जल निकाय में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कौन सा जल निकाय है जिसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, आपकी उत्तरी सागर, दक्षिणी चीन सागर, कैस्पियन सागर या काला सागर। तो 115 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी सागर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से निम्न को लवणता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लवणता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, पहला आएगा आपको बाल्टिक सागर, दूसरे नंबर पर काला सागर, फिर आएगा आपका सारगेसो सागर, फिर आएगा लाल सागर। तो BCDA ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, महासागरीय जल के निम्न अवयवों को उनके प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो यहाँ पर देखो पहले आ जाएगा क्लोरीन, फिर आएगा आपका सोडियम 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर आपका सोडियम, 3 नंबर पर आपका आएगा सल्फेट और 4 नंबर पर आ जाएगा मैग्नीशियम, यानी 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के से संबंधित प्राथमिक कारण कौन सा है, ये मैं बताना था। तो यहाँ पर देखो कोरिलियस बल भी है, तट का आकार नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, तल्ली की आकृति नहीं है, वायु भी है। तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्न धाराओं को जल के आयतन के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा है, ए धारा है, बी प्रवाह दे रखा, सी चैनल दे रखा। तो 119 में क्या हो जाएगा आपका, पहले प्रवाह आएगा, फिर आपका धारा आएगा 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आपका चैनल आएगा। तो BCA ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन के मैं बताना था। तो गल्फ स्ट्रीम का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित हेटरस अंतरीप से ग्रांड बैंक के मध्य, बिल्कुल राइट है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का विस्तार पूर्वी USA के तट से पश्चिमी यूरोपीय तट तक है, ये भी आपका राइट है। गल्फ स्ट्रीम अपने बाईं ओर सारगेसो सागर
वह दाईं ओर ठंडी दीवार से अलग रहती है, नहीं है आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121। 121 क्या आपका, निम्न धाराओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम बताना था हमें। निम्न धाराओं को उत्तर से दक्षिण में सही क्रम, तो पहले पर आएगा आपका रेनेल धारा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आएगा करनाली धारा, 3 नंबर पर आएगा आपका उत्तरी विश्वविद्यालय धारा, 4 नंबर पर आएगा आपका गिन्नी धारा। तो देखो क्या जाएगा आपका BDAC, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। निम्न को सम्मिलित कीजिए, धारा दे रखी है और समान गुणों वाली धारा दे रखी है 122 में। तो क्या जगह आपका देखो, क्यूरोसिया धारा फ्लोराइडाई धारा, ऑप्शन नंबर 2 से कोड 2 से मिल जाएगा। क्यूरोसियो धारा, इसको क्या बोलते हैं आपका गल्फ स्ट्रीम, 1 से मिल जाएगा। ओयासियो धारा है, ओयासियो धारा क्या हो जाएगी आपकी लेब्राडोर धारा। कैलिफोर्निया की धारा क्या बोलते हैं आपका करनाली धारा। तो देखो कौन सा जगह 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 122 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। खतन दे रखा एल नीनो के आगमन पर सागरीय जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कारण है पेरू के तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर वाली एल नीनो का एक गर्म जलधारा है। तो खतन दे रखा है, खतन और कारण सत्य है, वह कारण खतन की सही व्याख्या कर रहे नहीं। खतन कारण सत्य और कारण खतन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, नहीं। खतन तो सत्य है लेकिन कारण है वो असत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124। लेविन धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। जो आपकी लेविन धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, आपकी हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125। तो 125 में क्या पूछा था हमें, 125 में पूछा कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है। नीली पंख, नीली पंख को क्या बोला जाता है आपका, नीली पंख को लोहे के सल्फाइड बिल्कुल सम्मिलित है। लाल पंख लोहे के ऑक्साइड बिल्कुल सम्मिलित है। हरी पंख को पोटेशियम के सिलिकेट, ये बिल्कुल सही है। हरा पंख है वो गलों को नाइट बोलते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है, सही सम्मिलित किया हुआ है। चारों सही सम्मिलित है, तो ऊपर से भी आपका आंसर हो जाएगा 125 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124। निम्न निक्षेपों को विस्तार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करो तो यहाँ पर पहले कौन आएगा आपका, पहले आएगा आपका रेडियो लेरियन उज 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आ जाएगा आपका 1 मिनट 126 है ना, हाँ 126 में। तो यहाँ पर देखो 126 में क्या पूछा, निम्न निक्षेपों को विस्तार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका टेरापोड उज 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आएगा आपका रेडियो लेरियन उज 2 नंबर पर आ जाएगा, 3 नंबर पर आएगा आपका डाइटम उज और 4 नंबर पर आएगा आपका ग्लोबिजेरिया उज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा CDAB, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से किस सिंधु पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है। लाचिका का, या रेडियो लेरियन पंख का, या डाइटम का, या ग्लोबेजेरिना पंख का। तो किसका आपका ग्लोबेजेरिना पंख का सर्वाधिक सिंधु पंख है, जो सर्वाधिक निक्षेप है अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। निम्न से कौन सा चुनने की प्रधानता के आधार पर पंख का आरोही क्रम सही है। तो लाल पंख, फिर नीला पंख, फिर हरा पंख, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। यदि पृथ्वी की गुणगति को 2 गुना या चंद्रमा की गुणगति को घटाकर आधा कर दिया जाए तो किसी स्थान पर दैनिक ज्वार कितने समय बाद आएगा। तो दैनिक ज्वार आएगा आपका 12 घंटे 26 मिनट बाद, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, तो नीचे दिए कोड का उपयोग कीजिए। सूची पृष्ठ में हमारा ज्वारी भिथिया दे रखी है और सूची सेकंड में हमें नदियाँ दे रखी है। तो पहला ज्वारी भित्ति क्या दे रखी है हमें, पहले दे रखी इकर, वो आपकी टेंट नदी पाई जाती है। बेनाक है वो बेतांग नदी में पाई जाती है। और आपकी बोनो है वो कंपाल नदी में पाई जाती है। और पोरा रोको है मेजा नदी में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 4 1 3। तो ऑप्शन देखो 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपनी ज्योग्राफी के आपके टॉपिक के बाद 130 क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे आपका ICT पेटालॉजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। कौन सा है जो आपका सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। सकारात्मक अंतर्व्यक्ता है, केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये आपका सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से कौन सी सहकारी अधिगम की पश्य क्रियान्वयन अवस्था की विशेषता है। जो आपके पश्य क्रियान्वयन अवस्था है उसकी विशेषता है वो आपकी
सहकारी अधिगम के निर्देशन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करना नहीं, समूह के आकार का निर्धारण नहीं, व्यवहार का निरीक्षण करना नहीं, क्या हुआ उस पर विचार करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 132 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, सहकारी अधिगम के व्यूह रचनाओं के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा किस अधिगम के सिद्धांत पर बल देता है? संज्ञानवाद पर, व्यवहारवाद पर, संरचनावाद पर या निर्मितवाद पर। तो 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निर्मितवाद पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134, कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो आपका कंप्यूटर समर्थित अधिगम इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है ये पूछा था हमें। तो यहाँ पर ये देखो, ये कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। ये आपका स्वगति हेतु और व्यक्तिगत रूप से उपयोगी है तो नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 134। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की विधि नहीं है? इनमें से कौन सी सहकारी अधिगम की विधि नहीं है ये मैं पूछा। तो 135 में आपका खोज विधि है वो सहकारी अधिगम की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है इसका प्रकार नहीं है ये पूछा था। तो खेल रूप भी है आपका, ट्यूटोरियल रूप भी है, अभ्यास भी है, लेकिन प्रचार रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मूलभूत मान्यता नहीं है? मूलभूत मान्यता नहीं है ये मैं पूछा था। एक ही समय पर अन्य विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन देना ये आपकी आवश्यकता है। विद्यार्थियों को निश्चित पर स्वतः ही रिकॉर्डिंग होते रहना ये भी है। विद्यार्थियों का तकनीक का प्रयोग में विविधता भी है, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन का कार्य नहीं है? सर्च इंजन का कार्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखो, वे कीवर्ड की मदद से इंटरनेट पर सर्च करते हैं ये आपका इंजन का कार्य है। वे उपयोगकर्ता को कीवर्ड के आधार पर सामग्री खोजने की सुविधा प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वे शब्दों और सामग्री खोजने के लिए अनुक्रमणिका का उपयोग करते हैं, बिल्कुल है। वे परिसर के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, नीचे लिखिए निवेश इकाई यानी इनपुट इकाई कौन सी आपकी? आपकी माउस है, इनपुट इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, सीपीयू में वह मेमोरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर उन पर काम करते समय प्रोग्राम और उनके डेटा को संग्रहित करने के लिए करता है। मेमोरी में किसी भी स्थान को यादृच्छिक रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग करना संभव है। डेटा निर्देश अस्थायी रूप से ऐसी स्मृति कहलाती है, वो कहलाती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सी CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की एक बाधा नहीं है? 141 है, ये काफ़ी महंगा है, ये तो है। सेक्शन सॉफ्टवेयर की अनुकूलता और उपयोगिता के कारण की घटनाएं भी है, लेकिन एक समय में कई विद्यार्थियों के निर्देश ये आपकी बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, फायरवॉल क्या करता है? जो आपका फायरवॉल है वो क्या करता है? ऑथेंटिसिटी लगाता है। क्या लगाता है आपका? ऑथेंटिसिटी लगाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 142 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य है। जो 1 गीगाबाइट है इसका सही समतुल्य क्या है? वो आपका 2 की पावर 10 MB। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144, URL है। जो आपका URL है वो क्या आपका? वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। जो आपकी प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी वो कौन सी थी? आपकी फोर्ट्रॉन थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, अंकगणितीय और तार्किक दोनों का कार्य किसमें किया जाता है? वह है कौन सी आपकी? ALU है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। अंकगणित ALU के अंदर किया जाता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किस पक्ष के विकास में किया जाता है? जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है का प्रयोग किस पक्ष के विकास के लिए किया जाता है? वो किया जाता है आपका ज्ञानात्मक और मानव क्रियात्मक विकास के पक्ष में। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन अधिगम कौन सी विधि या प्रणाली प्रतिक्रियाओं को लगातार अभ्यास करने की विशेषता पाई जाती है? आपकी सिमुलेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल या डायलॉग। तो 148 का आंसर हो जाएगा आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में सहकारी अधिगम की विधियाँ दे रखी है और सूची सेकंड में विकासकर्ता दे रखा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में देखिए आपका विकासकर्ता यानी वैज्ञानिकों नाम और इसमें विधियाँ दे रखी है। जिक्सो है ये इसका विकास किसने किया था आपका? वो क्या था आपका? एरोनसन ने। दूसरा जो है आपका समूह अन्वेषण, सरन एंड सरन, मिलकर सीखना, जॉनसन एंड रोजर, विद्यार्थी दल की विभाग, स्लेविन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 और इस पेपर का आपका -5 का अंतिम क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी कंप्यूटर साइंस अनुदेशन में
आयोजित अनुदेशनात्मक गतिविधियों को क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर। तो आपको क्या जगह तीनों आपके जिम्मेदार है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और कोर्सवेयर भी। नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन करना, तीनों है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट पेपर एनालिसिस पॉइंट, जहाँ पर इस पॉइंट के अंदर आपको टेलीग्राम के अंदर महत्वपूर्ण सूचनाएं और जो कलाम से संबंधित महत्वपूर्ण बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट इनकी सूचना मिल जाती है, कहाँ पर कैसे मिलेगी। और बाकी बुकलेट वगैरह भी आपके मटेरियल वगैरह फर्स्ट ग्रेड का जो आपकी ओल्ड बुकलेट है वो वगैरह सब डाली गई है। फर्स्ट पेपर के संबंधित सभी मटेरियल इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको ज्वाइन करके आपको अच्छा लगे तो जुड़ सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।